बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय सन द फैनेटिक। ठीक है, फैनेटिक कहते हैं इंतहा पसंद को। लिखा है इसको हनीफ कुरैशी ने। हनीफ कुरैशी का अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड बता देती हूँ कि हु इज बेसिकली अबाउट द ऑथर एंड हु इज हनीफ कुरैशी एंड is this somehow an autobiographical story or something else? Let's discuss about Hanif Qureishi के who was he? हनीफ कुरैशी दिसंबर 5 1954 में पैदा हुए। इनकी मदर जो थी वो एक्चुअली एक इंग्लिश वीमन थी और इनके जो फादर थे वो बेसिकली तो पाकिस्तानी थे बट ही वाज इमिग्रेटेड पाकिस्तानी और इंग्लिश प्ले राइट थे, स्क्रीन राइटर थे, फिल्म मेकर थे, नॉवेलिस्ट हैं, बेसिकली है नहीं थे नहीं है, बेसिकली शॉर्ट स्टोरी राइटर है। और मोस्टली जो इन्होंने थीम्स लिखी वो रेसिज्म, नेशनलिज्म, इमिग्रेशन एंड सेक्सुअलिटी, ये मेन थीम थी जिसके ऊपर ये लिखा करते हैं और लिखा करते थे। ठीक है, तो माय सन द फैनेटिक के अंदर इनको क्या कहा गया है? एन इंग्लिश प्ले राइट, स्क्रीन राइटर एंड फिल्म मेकर, नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। टॉप 50 ब्रिटिश शॉर्ट स्टोरी राइटर में इनका रैंक, ही इज रैंक्ड एज 50 ब्रिटिश शॉर्ट स्टोरी राइटर। थीम्स जो हैं मोस्टली जो है वो टॉपिक ऑफ रेस, नेशनलिज्म, इमिग्रेशन, कल्चरल क्लास और सेक्सुअलिटी पे लिखा करते हैं। और फादर का नाम इनके रफीउ शान था जो कि मद्रास फैमिली से ताल्लुक रखते थे और बाद में ये पूरी की पूरी फैमिली जो है वापस पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई थी। अब यहाँ पे देखें कि अबाउट द स्टोरी देख लेते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट वर्क फ्रॉम कुरैशी's pen. The story is adapted into a film with a change the order of events, addition of new events, setting and new character. The setting of story is London City. The character include Parvez, the main character, and his son Ali, as well as Bettina as secondary character. स्टोरी सेटिंग देख लेते हैं। टाइम्स कौन सा है? सेटिंग किसे कहते हैं? टाइम एंड प्लेस को। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कैरेक्टर जो है वो इंक्लूड करता है किसको? परवेज जो कि फादर है, मेन कैरेक्टर है और जो ये समझता है कि शायद उसका बेटा जो है वो पागल हो गया है, वो इंतहा पसंद हो गया है, उसका दिमाग खराब हो गया। और जो एक सेकेंडरी कैरेक्टर है वो यहाँ पे बैटना को दिखाया गया। बैटना बेसिकली कौन है? वो वहां पे एक तवाइफ है, ठीक है, एक प्रोस्टिट्यूट है और जिसको यहाँ पे दिखाया गया है जिसमें कि जो परवेज है जो कि ये समझता है कि उसका बेटा फैनेटिक हो गया, तो बैठना है और परवेज के एक्चुअली आपस में बड़ी दोस्ती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टोरी यहाँ से चलती है। उसके बाद आगे चलते हैं। The story follows a linear plot structure. The events are described by third person narrator. ठीक है, थर्ड पर्सन नैरेटर जो है वो इसको डिस्कस हु गिव अ डिटेल्ड इनसाइट इनटू परवेज पर्सपेक्टिव। ठीक है, एक थर्ड नैरेटिव है जो कि परवेज की स्टोरी सुना रहा है। थर्ड नैरेटिव कौन होता है? जो कि ही शी इट करके बात करता है कि वो देखो वो गया था, परवेज ने ऐसा किया था। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द थर्ड नैरेटिव। तो यहाँ पे भी एक थर्ड नैरेटिव की बात हो रही है, who gave a detailed insight into Parvez's perspective. The narrative deal with the problem of Parvez who has migrated to England with his son Ali. ठीक है, नैरेटिव जो है वो डील करता है प्रॉब्लम्स ऑफ परवेज के साथ जो कि माइग्रेट करता है इंग्लैंड में विद हिज सन अली। ठीक है, अपने बेटे अली के साथ वो इंग्लैंड माइग्रेट कर जाता है। The narrator is limited to परवेज perspective. ठीक है, नैरेटर बेसिकली परवेज की कहानी सुना रहा है कि भाई परवेज क्या सोचता है, परवेज के पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो हर चीज बता रहा है यहाँ पे। तो लैंग्वेज इज सिंपल, यानी कि परवेज की मेंटालिटी क्या है, वो किसके बारे में क्या सोचता है, वो लंदन को कैसे परसीव करता है, इस्लाम है तो उसको कैसे परसीव करता है। और नॉर्मली ऐसे होता है जब एक सेक्युलर फैमिली के अंदर कोई बच्चा जो है वो दीन की तरफ आता है
और उस सेक्युलरिज्म को जब वो बगावत की आंख से देखता है तो ये चीज जो है वो फैमिली जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो दैट इज द सेम केस विद द परवेज। परवेज जो कि माइग्रेट करता है लंदन में और वो वहाँ की फैशनेबल लाइफ को ऑलरेडी एक्सेप्ट करता है। ऑल्दो वो एक टैक्सी ड्राइवर होता है, कोई इतना कोई बहुत अमीर कबीर इंसान नहीं होता, लेकिन वहां जाके एक्चुअली वो अपने आप को आजाद तस्वुर करता है और नॉर्मली ऐसा होता है। ठीक है, वो वहां जाता है, वो वहाँ की फैशनेबल लाइफ, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न सिविलाइजेशन उसको अडॉप्ट करता है। बट उसका जो बेटा होता है वो अचानक से चेंज होता है, वो इस्लाम को फॉलो करना शुरू कर देता है, वो वेस्टर्न कल्चर, फैशनेबल लाइफ और उसको छोड़ देता है, गरीबों के साथ भला करना शुरू कर देता है, जो इस्लामिक लॉज रूल सब उनको फॉलो करना शुरू कर देता है। परवेज जो होता है वो शराब भी पीता है, प्रोस्टिट्यूट्स में टाइम भी गुजारता है, गलत काम भी करता है। बट उसका जो बेटा होता है वो अली, वो टोटली उससे डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे लैंग्वेज बड़ी सिंपल, मिक्सिंग नैरेटर विद डायरेक्ट स्पीच जो है वो दिखाया गया। मेन थीम्स जो एक्सप्लोर हो रही है स्टोरी में, बाय सन फैनेटिक, बाय वुमेन, बाय हनीफ कुरैशी, आर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जनरेशंस। ठीक है, जनरेशंस के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दिखाया जा रहा है, कल्चरल डिफरेंसेस को शो किया जा रहा है। दो जनरेशन, नंबर वन द परवेज, ठीक है, ओल्ड जनरेशन, एंड न्यू जनरेशन कौन है, अली है। अली ने यहाँ पे अगर हम जनरेशन की बात करें और जनरेशन गैप की बात करें तो अली ने बगावत कर दी उन रूल्स एंड लॉ से, उस लाइफ से जिसको उसका बाप अडॉप्ट करता है। अली सबसे पहले अपने बाप की पुरानी केस्टें और टेप्स और ये सारी चीजें पहले उठा के फेंकता है, जिससे उसके बाप को अंदाजा होता है कि मेरा बेटा पागल हो गया। तो दैट इज बेसिकली द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द जनरेशंस। अगर हम बात करें ओवरऑल वर्ल्ड पर्सपेक्टिव की, तो एक ऐसा इंसान जो कि वेस्ट रूल्स को फॉलो करता है उसको ओके समझा जाता है। ठीक है, उसको समझा जाता है इसका दिमागी तवाजुन बिल्कुल ठीक है। और जो ऐसा इंसान जो कि इस्लाम को फॉलो करता है उसको समझा जाता है शायद इसका दिमाग खराब हो गया। तो दैट इज द सेम थिंग। कल्चरल डिफरेंसेस, द ईस्ट एंड वेस्ट कल्चर। ठीक है, द वेस्ट कल्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय द परवेज एंड द ईस्टर्न कल्चर जो मशरकी एक कल्चर है या इस्लामिक कल्चर जो है वो शो हुआ अली के थ्रू। ठीक है, फिर माइग्रेशन, जब इंसान माइग्रेट करता है तो ऑब्वियसली देखिए हम उस इलाके में जाते हैं जहाँ की जिंदगी हमें अच्छी लगती है। परवेज को माइग्रेट करता वो पाकिस्तान से लंदन में। व्हाई? बिकॉज ही इज टू इंस्पायर्ड बाय द लाइफ ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। एक्चुअली दैट इज नॉट द सिविलाइजेशन, दैट इज द थिंग दैट मटेरियलाइज अ पर्सन, और उसकी लाइफ को, उसकी जिंदगी को, उसकी सोच को वो तबाह कर देती है। बंदा ना फिर तीतर रहता ना बटेर रहता। आइडेंटिटी क्राइसिस। ठीक है, परवेज हैज लॉस्ट हिज आइडेंटिटी, उसकी अपनी कोई सोच नहीं रही। उसको ये लगा कि अगर कोई इस्लाम को फॉलो करता है या मशरकी कल्चर को फॉलो करता है तो शायद वो फैनेटिक होता है, तो वो ही हैज लॉस्ट आइडेंटिटी। ठीक है, उसको अपने कल्चर के ऊपर एतबार नहीं रहा। कल्चरल डिफरेंसेस आर चैलेंज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन परवेज एंड अली। ठीक है, ये मैं अभी आपको डिस्क्राइब करती हूँ। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जनरेशंस हम देखते हैं। इट इज एक्सप्लोर्ड थ्रू आउट द स्टोरी, इज रिफ्लेक्टेड इन रिलेशनशिप बिटवीन परवेज एंड अली। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं दोनों जनरेशन में क्या। परवेज वर्क वेरी हार्ड टू प्रोवाइड हिज सन विद अ गुड एजुकेशन एंड एवरीथिंग ही माइट नीड टू प्रिपेयर फॉर हिज प्रोफेशन एज एन अकाउंटेंट. Ali followed his father's plan for most of his life. Sometimes changes and Ali gives up on this plan completely. This conflict is typical of generation. ठीक है, ये जो conflict होता है that is the typical of the generation. उसके बाद जो है हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट उस पे चलते हैं। वर्ड नेक्स्ट कल्चरल डिफरेंसेस में देख लेते हैं कि क्या है। कल्चरल
differences में writer explores cultural differences throughout the whole plot of the story. The conflicts in the story are a result of this fact that Parvez impresses Western culture and Ali, his son, rejects it. Through different symbols, the story emphasizes how cultural differences affect how the character think and behave. कैसे स्टोरी अब यहाँ पे देखें कि किस तरीके से वो होल प्लॉट ऑफ द स्टोरी में कल्चरल इन्फ्लुएंस जो है या उसका डिफरेंस जो है वो उसको एक्सप्लोर करता है. कंफ्लिक्ट इन द स्टोरी क्या है, रिजल्ट है इस फैक्ट का कि परवेज ने एम्ब्रेस कर लिया वेस्टर्न कल्चर को और उसका बेटा जो है अली उसने जो है उसको रिजेक्ट कर दिया. और थ्रू डिफरेंट सिंबल्स जो स्टोरी है वो एम्फसिस करती है कि किस तरीके से कल्चरल डिफरेंस जो है वो अफेक्ट करते हैं कि कैसे कैरेक्टर थिंक करते हैं और बिहेव करते हैं. और परवेज रिलेशनशिप, बैठना, अली की बियर्ड, ये सारी चीजें इस चीज का सबूत है. आइडेंटिटी जो है उसमें उसको रिलीजन और कल्चर के साथ एसोसिएट किया है. परवेज डज नॉट फॉलो एनी रिलीजन, इट डज नॉट प्ले अ पार्ट इन हिज आइडेंटिटी. आजकल भी बहुत सारे लोग एथिस्ट हो गए हैं, वो कहते हैं रिलीजन की जरूरत ही नहीं है, ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट रिलीजन. उनसे कोई पूछे कि जो रिलीजन के अंदर ह्यूमैनिटी दिखाई जाती है आप किसको ह्यूमैनिटी कहते हैं. ठीक है, अगर आप रिलीजन के साथ इन टच नहीं रहेंगे तो आप ह्यूमैनिटी कहाँ से, आपको कौन बताएगा कि ह्यूमैनिटी होती है. ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है ना वो एथिस्ट हो चुके हैं, स्पेशली लिटरेचर पढ़ने वाले बहुत सारे लोग जो है वो एथिस्ट हो चुके हैं. तो परवेज यहाँ पे जो है ना वो किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करता, ऐसे ही बंदे को एथिस्ट कहते हैं. और इट डज नॉट प्ले अ पार्ट इन हिज आइडेंटिटी, और ये उसकी आइडेंटिटी के लिए कोई रोल भी प्ले नहीं करता. However, he has an adopted identity following the western standard of living. अब ऑब्वियसली बेटा एक इंसान का जब कोई दीन ही नहीं होगा, कोई जिंदगी गुजारने का तरीका ही नहीं होगा, एक निजाम हयात नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वो जहां जाएगा वो उसी जोल में चढ़ जाएगा ना. ठीक है, उसका जोल तो उसके ऊपर जाएगा क्योंकि वो कुछ भी नहीं है. एक बंदा कुछ भी नहीं है उसके ऊपर झोल चढ़ जाता है. जिसके अंदर बहुत कुछ होता है उसके ऊपर झोल चढ़ाना बड़ा मुश्किल है. ठीक है, तो बहुत से लोग दुनिया के अंदर 90% या 95% लोग जो होते हैं उनके अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, वो अंदर से खोखले होते हैं. दैट्स व्हाई वो बाहर से जहां जाते हैं वो वैसे ही हो जाते हैं. तो ही एंजॉयज द मटेरियलिस्टिक लाइफ एंड विशेस फॉर अली द सेम. ठीक है, वो चाहता है कि भाई जैसे उसने मटेरियलिस्टिक लाइफ को जो है वो फॉलो किया इसी तरीके से वो अली भी इसी तरह का हो जाए. His Western identity allows him to keep relationship with a prostitute even. He cannot reconcile with their original identity. आजकल भी लड़के लड़कियों को देख लेना, वो समझते हैं, लड़के ये समझते हैं कि अगर गर्लफ्रेंड ना हो तो शायद सोसाइटी में उनका नाम ही नहीं, और लड़कियां ये समझती हैं कि अगर बॉयफ्रेंड ना हो और उनके साथ यूनिवर्सिटी में जाके चाय ना पी जाए तो शायद जिंदगी हमने एंजॉय नहीं की. तो मोस्टली लोग पढ़ाई से कहीं ज्यादा वो यूनिवर्सिटी की कैंटीन में चाय को बड़ा याद करते हैं. ठीक है, तो ये तो हमारी यूथ के हालात है, उसकी रीजन सारी यही है. ठीक है, जब आपका कोई मजहब नहीं रहता तो आप बेहया ही होगे ना, आप आजाद हो गए ना बाउंड्रीज. मजहब क्यों इंसान को पसंद नहीं है, चाहे वो ईसाइयत है, यहूदियत है या मुस्लिम कल्चर है, क्यों पसंद नहीं है, आपको बेहयाई से रोकता है ना. इसलिए मोस्टली लोग कहते हैं एथियस्ट ही ठीक है, इसमें हम कम से कम आजाद हो जाएंगे. तो वो आजादी वाली जिंदगी जो है ना वो प्यारी होती है, इसलिए एथियस्ट होना लोग ज्यादा अच्छा समझते हैं. और जब आप एथियस्ट हो जाते हो तो फिर आपकी कोई ओरिजिनल आइडेंटिटी नहीं रहती, आप क्या हो, आप जहां जा रहे हो वैसे ही हो रहे हो. ही इज क्रॉस कल्चरल प्रोडक्ट. तो ये जो है वो क्रॉस कल्चरल प्रोडक्ट था. अली ऑन द कॉन्ट्ररी रिवर्ट बैक टू हिज रिलीजियस and cultural roots, become a staunch follower of Muslim faith, reject the Western ways of life, and cannot find himself fit into Western culture. Ali does not let Western ideal affect his religious and cultural identity. Ali and Parvez both present cultural clash, cultural clash, one in favor of adopted culture and other in rejection of adopted culture. अली और परवेज जो हैं दोनों रिप्रेजेंट करते हैं कल्चरल क्लैश को. वन इन फेवर ऑफ अडॉप्टेड कल्चर, एक जो है अडॉप्टेड कल्चर वेस्टर्न कल्चर को बाप अडॉप्ट कर चुका होता है. बट ऑन द अदर हैंड
बेटा क्या करता है, उस एडॉप्टेड कल्चर को रिफ्यूट कर देता, वो कहता नो दिस इज नॉट माय आइडेंटिटी। वो इन सर्च ऑफ ट्रू आइडेंटिटी होता है, हक की तलाश, अपने ही मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन, ढूंढे अपनी आइडेंटिटी। मेरा यूथ को, माओ को, हर किसी को यही पैगाम है, अपनी एक दफा शनाख्त तो ढूंढनी चाहिए इंसान को। बाहर तो कुछ नहीं रखा, क्या तरक्की तो क्या पैसा तो कुछ नहीं, अगर अपने मन में डूब के देखा नहीं ना मेरी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, यू कैन नेवर एवर गो एनीवेयर। क्या कहेंगे लोगों को मैं क्या हूं, ठीक है। और जब आप कुछ हो जाते हैं ना, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, लोग आपको मान जाएंगे कि आप कुछ हैं। तो ट्रू आइडेंटिटी जो लोग होल्ड कर लेते हैं, दुनिया बताती है ये कुछ है, ठीक है। और जिनकी ट्रू आइडेंटिटी नहीं होती, उनको दुनिया एज अ क्राउड फील करती है, ओके फाइन दैट इज अ पर्सन, इसके साथ टाइम पास करो और चलो निकल जाओ, एंड दैट्स ऑल। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी ट्रू आइडेंटिटी जीते हैं, जो कैमरा कॉन्शियस नहीं होते, कल्चर कॉन्शियस नहीं होते, पैसा कॉन्शियस नहीं होते, जिनको जो है बहुत ज्यादा शोहरत नहीं चाहिए होती, वो सिर्फ अपनी ट्रू आइडेंटिटी के पीछे भाग रहे होते हैं, और उनको पता चल जाता है एक्चुअली मैं क्या हूं, ठीक है। और जब वो उसके ऊपर पूरे उतरते हैं तो दुनिया उसके पीछे भागती है। अगर ये चीज आज के इंसान को पता चल जाए तो आई थिंक ये इंसान कभी मार नहीं खा सकता, ठीक है। जिस इंसान को अपने अंदर की रोशनी जो है ना वो टकर जाती है ना, उसको बाहर की रोशनियों की जरूरत फिर कभी नहीं पड़ती, ठीक है। तो अपने अंदर की रोशनी उसको देखें, अपनी ट्रू आइडेंटिटी फाइंड आउट करें। थीम यहाँ पे अगेन हम कल्चरल क्लैश की बात करते हैं कि थीम ऑफ माय सन द फैनेटिक इज आल्सो कल्चरल क्लैश, दिस रिप्रेजेंट्स अ सिविलाइजेशनल क्लैश, ठीक है। ये जो है रिप्रेजेंट करता है एक सिविलाइजेशनल क्लैश को। द क्लैश इनिशियली The clash initially starts a conflict between a father Parvez, a Pakistani immigrant, and his son Ali. ठीक है, क्लैश कहाँ से स्टार्ट होता है? एक फादर जिसका नाम परवेज होता है, जो एक पाकिस्तानी इमिग्रेंट होता है, और उसका जो बेटा होता है वो अली होता है। परवेज जो कि एक मुस्लिम होता है, वो एक वेस्ट लाइफ को जो है अडॉप्ट करता है, और फिर वो एक सेक्युलर लाइफ गुजारता है जो कि इंक्लूड करती है ड्रिंकिंग अल्कोहल और ईटिंग फूड बोथ फॉरबिडन बाय कुरान। Ali, on the other hand, rejects the adopted culture values and embraces Islamic fundamentalism. He throws out the material goods and holds his father in contempt on basis of father acceptance of Western values and deviance from the Islamic teaching. The story shows the deep divide in worldview between secular West and fundamentalist Islam. Story एक deep divide show करती है, एक world view बिटवीन एक सेक्युलर वेस्ट के दरमियान और एक फंडामेंटलिस्ट इस्लाम के दरमियान। For Parvez, who grew up in poverty and under the thumb of insensitive Muslim teachers, the West shines like a light. परवेज के लिए जो कि ग्रीव करता है पॉवर्टी में, ठीक है, एक गुर्बत में वो बड़ा होता है, और वो जो है अंडर द थंब ऑफ इनसेंसिटिव मुस्लिम टीचर्स, उसके लिए वेस्ट ऐसे हो जाता है जैसे इट शाइन्स लाइक अ लाइट। जैसे हम लोग बड़ा आइडियलाइज करते हैं ना वेस्ट को, सेम इज द केस, ठीक है। हमारे कई रिलेटिव है, ठीक है, यकीन करें वो यहाँ से पता नहीं क्या सोच के अपनी बेटियों की शादी वेस्ट में कर जाते हैं, वहां जाके पता चलता है उनकी बेटी जो है वो समोसे बना के बेच रही है। ये होता है जी, उनकी बेटी सेल्स गर्ल के तौर पे खड़ी हुई है, यहाँ से वो BS ऑनर्स करके जाती है, वहां पे जाके वो सेल्स गर्ल खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो वहां पे तो कोई भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, यहाँ पे तो बड़े नखरे होते हैं। तो आप अंदाजा करेंगे ये है जी वेस्ट, ठीक है। तो फॉर अली हु हैज नो नथिंग बट वेस्टर्न कंफर्ट, द वेस्टर्न प्रेजेंट डिकेंडेंट लैक ऑफ प्योरिटी एंड ग्रेडेशन। अली के लिए जो कि कुछ भी नहीं जानता, लेकिन वेस्टर्न कंफर्ट, वेस्टर्न वेस्टर्न
कंफर्ट को जानता हूँ, बट वेस्टर्न कंफर्ट, वो वेस्ट रिप्रेजेंट क्या करता है? डिकेडेंस, लैक ऑफ प्योरिटी एंड डिग्रेडेशन। उसके लिए क्या है वेस्ट? लैक ऑफ प्योरिटी और डिग्रेडेशन है। बोथ फादर एंड सन डू नॉट वांट टू अंडरस्टैंड ईच अदर, दोनों नहीं चाहते एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना। Qureshi is of the view that we have to learn to listen to and understand each other before we can hope to solve the differences in outlook. अच्छा, कभी सोचा है कि ये जनरेशन गैप क्यों आता है? जनरेशन गैप, ये तो सन और बेटे की बात हो रही है ना, सॉरी सन एंड फादर की बात हो रही है। मोस्टली हम लोग एक दूसरे को नहीं समझ पाते। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, कुरैशी इज ऑफ द व्यू दैट वी हैव टू लर्न टू लिसन टू एंड अंडरस्टैंड ईच अदर। हमारे अंदर लिसनिंग पावर ही नहीं होती। सुनाने की तो है, सुनने की नहीं है। और भाई जब सुनेंगे नहीं तो अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? ठीक है, बहुत सारे लोग इतने ओवर कॉन्फिडेंट, मैं तो कहती हूँ 99% बंदा ऐसा पाकिस्तान में, उसको अभी आप बात ही करें ना, बात ही करें, किसी औरत को ही पकड़ के बैठ जाए, अभी आपने मुंह से फूटा नहीं है, उसकी तो पूरी दास्तान निकल आएगी ना, मेरे साथ क्या क्या हुआ था। भाई सुन तो लो ना यार, बात तो सुन लो। कोई सब्र भी होता है, कोई शुक्र भी होता है, मेरी बात तो सुन लो। सेम इज द केस विद हस्बैंड वाइफ, सुनना ही नहीं है। सेम इज द केस विद फादर एंड सन, सुनना ही नहीं है। वी हैव नो लिसनिंग पार्ट। और जिस इंसान के अंदर लिसनिंग पावर नहीं है वो क्या सीखेगा? आप लिसन ही नहीं कर सकते। ठीक है, इधर आपको किसी बड़े ने कोई नसीहत की, आप मोबाइल पकड़ के बैठ गए क्योंकि आपको वो नसीहत बोरिंग लग रही है, दैट्स व्हाई। So that is the basic thing. We have to learn to listen and understand each other before we can hope to solve differences in outlook. इससे पहले कि हम differences देखें, at first you have to listen. If you could not listen, जैसे मैं कहती हूँ ना, listen like this, people love to speak with you. ठीक है, so people like to talk with you, sorry, and speak like this, people love to listen you. आपने ऐसे किसी की बात सुननी है यार, उस बंदे का बेचारे का कथारसिस करा दो ना, सुन लो ना उसकी बात, क्या हो गया है, सुन लो, काली हो जाएगा, तुम्हारा भला हो जाएगा, दुआ देगा दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। हम सुनते ही नहीं है किसी की बात, हमें लगता है इससे बड़ा दुख मेरा, मैं क्यों सुनूं, है ना। तो नेक्स्ट क्या है? इश्यू ऑफ माइग्रेशन। यहाँ पे देखेंगे क्या होता है। द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ लाइफ of Ali and Parvez reflect the issues a migrant family faces in an other culture. अच्छा जी, यहाँ पे देखेंगे कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ लाइफ ऑफ अली और परवेज क्या रिफ्लेक्ट करती है। एक माइग्रेंट फैमिली है जो कि फेस कर रही है इन एन अदर कल्चर, एक दूसरे कल्चर में जाके, जब एक प्रीवियस कल्चर, दो कल्चरल क्लैश हो गए ना भाई, आप कहीं पे गए, ठीक है, और वहां पे जाके अब आपको समझ नहीं आ रहा कि अंग्रेजों की तरह रहना है कि मुसलमानों की तरह रहना। ठीक है, पाकिस्तान में भी यही प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम इज दिस कि अंग्रेजों वाले कपड़े पहनने कि मुसलमानों वाले पहनने। ठीक है, हम वैसे माइग्रेटेड तो नहीं है, लेकिन दिमाग माइग्रेशन वाला है, माइग्रेट ही हुआ दिमाग उधर अमेरिका में जाके, वेस्ट में। ठीक है, उन्हीं के कपड़े अच्छे लगते हैं। हमारी बच्चियां 7 साल की होती हैं, वैसे उनके बाजू पूरे हो जाने चाहिए। माँ शर्म सिखाती है ना अपनी बेटियों को। आपने 7 साल की उम्र में अपने बच्ची के बाजू पूरे नहीं किए ना, समझ लें कभी नहीं होंगे। ठीक है, आपने अपनी बच्ची की शर्म खत्म कर दी, आपने उसको 7 साल की एज में नमाज सिखानी है तो आपको टाइट्स उसकी खत्म करनी पड़ेगी, उसको शलवारों पे लाना पड़ेगा। ठीक है, और ऑब्वियसली यू हैव टू देन, आपको जमाने के साथ फाइट करना है। अब तो आप राइट पे जा रहे हैं, अब तो लोग आपको फैनेटिक कहेंगे। सो बी रेडी, सो बी रेडी। ऐसा ना हो माँ पर्दे वाली और बेटी पैंट शर्ट वाली हो। ठीक है, वो तो फिर क्लैश हो जाएगा। आपकी बेटी कहेगी अम्मा जाना आप तो पुराने जमाने की चुप्पी करके बैठे, वजह माँ ने ड्रेस वो वाला पहनाया था। ठीक है, अम्मा तो बुढ़ापे में दुपट्टा ले लेगी, वो बेटी का क्या बनेगा। ठीक है, तो परवेज इशू इज दैट ही कैन नॉट हैव अ कल्चरली एक्सेप्टेबल आइडेंटिटी लाइक बैटना। परवेज का इशू ये था कि उसके अंदर वो कल्चरली एक्सेप्टेबल आइडेंटिटी नहीं थी जैसे कि बैटना की थी। Though she is a prostitute because he has migrated from Pakistan to England.
His apprehension for his son make him feel fragile about his social identity as a driver. उसकी apprehensions क्या थी? उसका जो है वो apprehension कहते हैं कि आपके like उसको किस चीज का डर था, ठीक है, कि उसका जो for his son कि वो जो है make him feel fragile about his social identity as a driver. Inferiority and superiority complex surround Parvez conscious. एक तरफ उसके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था कि जी मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं एक इंफीरियर कल्चर से ताल्लुक रखता हूँ, और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्या था जी, आई हैव एक्सेप्टेड अ कल्चरल वेस्टर्न कल्चर वैल्यूज, ठीक है, ये जी हम अपने आप को सुपीरियर कंसीडर करते हैं जब हम वेस्ट के और इस तरह के कल्चर को फॉलो करते हैं, उस तरह का ड्रेस पहनते हैं, अच्छा नहीं लगता, मतलब लगता नहीं सुपीरियर सुपीरियर हो गए, ठीक है, ये नहीं पता ना तीतर रहे हैं ना बटेर रहे हैं ना उधर के ना इधर के, दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो ना, ये क्या मजाक बनाया हुआ है? जब आपको प्योर शिफोन चाहिए तो अल्लाह ताला के लिए प्योर अमाल नहीं है, तो अमल भी पूरा करें ना, ये क्या आधा तीतर आधा बटेर, पूरे के पूरा होना चाहिए। तो ये होता बेटा इंफीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। Ali is a product of a cross-cultural family after migration. Had he been a Westerner, he had not been a culturally misfit. His Muslim identity in an adopted culture overcomes his Western way of life. उसकी मुस्लिम आइडेंटिटी जो है एक adopted culture में उसकी Western way of life को overcome करती है। As a whole, a family with different culture background suffers from post migration crisis, ठीक है, आफ्टर माइग्रेशन जो सब फैमिली सफर करती है, ठीक है, पोस्ट माइग्रेशन क्राइसिस, ठीक है भाई, माइग्रेशन के बाद बेटा ये प्रॉब्लम्स होते हैं, मैं इसलिए कहती हूँ ये आज के दौर में माइग्रेट ना करें भाई, खुदा के वास्ते, पाकिस्तान में सस्ती आपकी रिहाइश है, सही बता रही हूँ, सस्ती तालीम है, सारा कुछ है, आपने बाहर का पैसा लाना है ना, पाकिस्तान में आपको शौक है ना डॉलर कमाने का, फ्रीलांसिंग कर लें, फ्रीलांसिंग कर लें, डॉलर कमा लेंगे, कितने हम एक ऐसे दौर में रहते हैं भाई कि पाकिस्तान में रह के आप अमेरिका के डॉलर कमा रहे हो, कितने मजे की बात है ना, कभी आप रियाल कमा रहे हो, कभी डॉलर कमा रहे हो, कभी पाउंड्स कमा रहे हो, कितने मजे की बात है, हम उधर बैठे भी नहीं है, इधर हम सस्ती बिजली, सस्ती सारा कुछ, और ये मजाक नहीं कर रही, बाकी पाकिस्तान सस्ता बाहर के ममालिक के हिसाब से, वो और बात है, हमें पाकिस्तान की कदर नहीं है, ठीक है। टाइटल यहाँ पे देखते हैं कि टाइटल यहाँ पे क्या जस्टिफाई करता है, तो टाइटल ऑफ द स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी माय सन द फैनेटिक इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट इंडिकेट्स अ फादर सन रिलेशनशिप, द स्टोरी revolves around son who is supposedly a fanatic, however the end reveals that the case is reversed, so the title is ironical as the story exposes that it is the father who is fanatic and actual, ठीक है, आयरॉनिकल टाइटल होता है, एंड पे पता चलता नहीं भाई फादर फैनेटिक था, बेटा ठीक था। सिंबल्स देख लेते हैं, ऑल द कैरेक्टर्स आर सिंबॉलिक इन वेरियस वेज, परवेज इज अ सिंबल ऑफ द मिक्स of traditional and liberal belief that might be found in first generation immigrants. परवेज जो है वो सिंबल है एक मिक्स ट्रेडिशनल और लिबरल बिलीफ का, that might be found in first generation immigrants, जो कि शायद फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स में पाया जाता है। अली सिंबल ऑफ यंग पीपल हु इन सर्च ऑफ देयर आइडेंटिटी एंड स्पिरिचुअलिटी कैन बिकम इन्वॉल्व विद एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। अली जो है वो सिंबल है यंग पीपल का जो कि इन सर्च ऑफ देयर आइडेंटिटी और स्पिरिचुअलिटी वो इन्वॉल्व हो जाता है शायद एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में। अलीज बियर्ड इज आल्सो एम्फसाइज द सिंबल ऑफ हिज डिवोशन, उसकी डिवोशन जो है इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की तरफ वो उसकी दाढ़ी से नजर आती है। बैटना symbolizes cultural harmony, sexual perversion and nature of western relationship, ठीक है, वो ये सारी चीजें उसको शो करती है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए बेटा, ओवरऑल अगर हम इसको देखें माय सन द फैनेटिक को, तो अगर हम इन शॉर्ट इसको थोड़ा सा समराइज करेंगे जी ये क्या था, इसके अंदर सिंपली जब एंड पे उसका बाप उसको मारता है तो वो कहता है कि हु इज द फैनेटिक नाउ, ठीक है, कौन था फैनेटिक, ठीक है, दैट वाज द फादर नॉट द सन। फादर जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता
कि मेरा बेटा। अब इन शॉर्ट जो है, और एंड कहाँ होता है, जब उसका फादर उसको बहुत मारता है। अभी मैं आपको डिटेल्ड समरी इसकी पढ़ाती हूँ। फादर उसको बहुत मारता है तो वो यही कहता है कि हु इज द फैनेटिक नाउ, कौन था भाई फैनेटिक। ठीक है, इन शॉर्ट। यहाँ तक बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ ले। एनी क्वेश्चन?